नमस्कार साथियों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीड से संबंधित अपन मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लगभग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं मनोविज्ञान के, और इसके साथ में ज्योग्राफी भी चल रही है। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं आज। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बाल विकास के बारे में, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कॉमेनियस व्यक्ति ने अपने मत दिए थे और कॉमेनियस ने एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना भी की थी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की, तो आंसर आएगा कॉमेनियस ने। इसके अलावा 2 इसने चित्रमयी पुस्तकों की रचना भी की थी और ये सब हम पिछली कक्षा में बात कर चुके। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करते हुए एक बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा था। इस बात को भी ध्यान रखें। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने सबसे पहले ये कहा था कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और श्रीमती विक्टोरिया हरलोक के विचारों से ही दोस्तों बाल मनोविज्ञान को वर्तमान में बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में हम जान चुके कि 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता था, जबकि बाल विकास में परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले समझ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि बाल विकास आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, आंसर आएगा स्टैनली हॉल, क्योंकि इन्होंने बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया था। इसके अलावा वुडवर्थ की इंपॉर्टेंट परिभाषा हमने जान ली थी कि जो विकास होता है वो वंश क्रम और वातावरण का गुणज होता है या गुणनफल होता है। ये सब हमने जान लिया था। इसके अलावा हमने दोस्तों वंश क्रम के बारे में भी जान लिया था, और वंश क्रम की शुरुआत कैसे होती है ये सब हमने जान लिया था कि जाइगोट नामक एक छोटी सी जो पूर्ण कोशिका होती है वहीं से अपना जीवन स्टार्ट होता है, और कहाँ से कैसे क्या प्रक्रिया थी ये सब हमने ये जान लिया था। इसके अलावा शरीर का निर्माण भी हमने जान लिया था कि हमारे शरीर का निर्माण 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 44 गुणसूत्र शारीरिक गुणसूत्र कहलाते हैं या फिर कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, और इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और बालक और बालिका का जो निर्माण है वो कैसे होता है। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि बालिका के जन्म में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो लंबे होते हैं। ध्यान दीजिए, बालिका का जो जन्म होता है उसमें दोनों लंबे गुणसूत्र संयोग करते हैं, जबकि बालक के जन्म में एक लंबा और एक बोना या गोल सूत्र काम में आता है। ये सब हमने जान लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विकास के वंश क्रम संबंधी सिद्धांत। इन वंश क्रम संबंधी सिद्धांतों से रीट में लगभग 1 प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो दोस्तों, जब भी यहाँ से प्रश्न आता है तो या तो वो इन सिद्धांतों को, मुख्य रूप से यहाँ 3 सिद्धांत हैं, या तो इन सिद्धांतों का उपनाम पूछता है वो कि निम्न में से जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया, है ना, या फिर पूछ लेगा इसी का उपनाम अमरता का सिद्धांत किसे कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, बीज कोश के सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, एक तो इसका उपनाम हो गया, दूसरा इसका प्रतिपादक हो गया। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि बीजमैन ने किन पर प्रयोग किए थे, तो प्रयोग भी मुख्य रूप से पूछा जा सकता है, तो चूहों पर प्रयोग किए गए। ठीक है दोस्तों, एक एक करके अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो सिद्धांत है इसमें वो है बीज या कोषों का सिद्धांत। बीज या कोषों का सिद्धांत ये दिया था बीजमैन के द्वारा। तो बीज से बीज याद रख लेंगे, और ये एग्जाम में आता भी कम ही है, इस नाम से कम आता है। बीज कोष का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीजमैन आंसर आएगा, लेकिन ये हिंट के रूप में मिल जाता है स्टूडेंट को, इस वजह से बीज कोष के सिद्धांत के रूप में कभी नहीं पूछा जाता। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया था। अमरता का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था, बीजमैन के द्वारा दिया गया था। और निरंतरता का सिद्धांत सर्वाधिक पूछा जाने वाला सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, आंसर आएगा बीजमैन। तो आप जान चुके होंगे कि ये तीनों ही नाम इसी सिद्धांत के उपनाम हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किए थे। अब बात ये आती है कि ये बीजकोश का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत है क्या। तो दोस्तों समझिएगा इसको। बीजमैन ने कुछ चूहे पाले और फिर नई पीढ़ियों तक पैदा होने वाले चूहों की पूंछ काटता गया, परंतु कभी भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जो बिना पूंछ वाली हो। समझ गए इस बात को कि उन्होंने 5-7 चूहे लिए और जब भी नई पीढ़ी के बच्चे आते उनकी वो पूंछ काट देता।
ठीक है, आजीवन वो बिना पूंछ के रहते, जब नई संतान आती फिर से वो पूंछ काट देता। तो इस प्रैक्टिकल ये करके उन्होंने देखा कि जब नई संतान हो रही थी तो वो पूंछ वाली हो रही थी, अर्थात बिना पूंछ वाली नहीं हो रही थी। तो इस प्रयोग के आधार पर बीजमैन ने ये सिद्ध किया कि माता पिता के जनन द्रव्य से संतान के रूप में निरंतर बना रहता है। ये जनन द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में ये जीवन जो होता है, ये जीवन द्रव्य या जनन द्रव्य जो होता है वो अमर होता है। इस वजह से इसे जनन द्रव्य का सिद्धांत या अमरता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, वो है अर्जित गुणों या संक्रमण का सिद्धांत। इसके जस्ट अपोजिट एक विद्वान हुए जिसका नाम है लेमार्क। बीजमैन ने तो ये कहा कि कोई भी जो संतति है वो अगर अपन उसमें जो अर्जित गुण है वो प्रकट नहीं करती है अगली संतान में, वो केवल आनुवंशिक कारणों को ही प्रकट करती है, आनुवंशिक लक्षणों को ही प्रकट करती है। लेकिन लेमार्क विद्वान ने ये कहा कि अर्जित संक्रमणों का सिद्धांत दिया, ये होता क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो लेमार्क हैं। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो जिराफ पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि जिराफ की जो गर्दन है वो ऊंट के समान ही लंबी होती थी पहले, लेकिन जिराफ के द्वारा इसका बार बार उपयोग किए जाने के कारण इसमें लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। दोस्तों मुख्य रूप से जो जिराफ पाया जाता है वो अफ्रीकी जंगलों में पाया जाता है, और आप जानते हैं वहाँ छोटी जो वनस्पति है उसकी कमी है, छोटी वनस्पति कम पाई जाती है। तो धीरे धीरे जो जिराफ है वो ऊपर गर्दन करते हुए ऊंची वनस्पति को प्राप्त करता गया, और धीरे धीरे वो अन्य वनस्पति की ऊपर की तरफ ही गर्दन को, क्योंकि ऊपर की वनस्पति को लपने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए वो गर्दन को ऊंची करता गया। तो देखा क्या गया कि जो वर्तमान में जो जिराफ की संतानों की जो लंबी गर्दन है वो जन्मजात रूप में होने लगी, यानी कि उनकी पीढ़ी में भी ये गुण प्रारंभ हो गए, और उनकी जो आने वाली और पीढ़ियाँ थी और संतति थी उनमें भी ये गुण आने लग गए। तो इस प्रयोग से इन्होंने ये सिद्ध किया लेमार्क ने कि जो अर्जित गुण होते हैं, जो अपन प्रकृति से या वातावरण से अर्जित करते हैं, उनका ट्रांसफ़र भी कहीं ना कहीं अगली संतति या संतान में होता है। इसी वजह से इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत कहा गया था दोस्तों। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो इससे भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत दिया था मेंडल ने, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं से मौलिक और मैं से ही मेंडल। दोस्तों मेंडल के बारे में आप खूब जानते होंगे कि ये चेकोस्लोवाकिया के और चर्च पादरी थे। मुख्य रूप से इन्होंने मटर के दाने पर ये प्रयोग किए थे। तो इन्होंने क्या किया कि पहले लंबे बीज लिए और बोने लिए, ठीक है, उन दोनों को फर्टिलाइजेशन किया तो संकर यानी कि औसत लंबाई वाले जो पौधे थे वो प्राप्त हुए, लंबे और बोनों दोनों को, ठीक है। तो संकर प्राप्त हुए, एवरेज प्राप्त हुए। वो जो एवरेज प्राप्त हुई है, संकर जो पौधे थे, संकर लंबाई या औसत लंबाई वाले जो पौधे थे, उनका फिर से फर्टिलाइजेशन किया गया। तो उनमें से दोस्तों उनको जब बोया गया दोबारा से, तो उनमें से 50% जो बीज थे वो औसत थे, 25% जो पौधे थे वो लंबे थे, और 25% कैसे थे, बोने थे। एक पीढ़ी तो यहाँ हो गई, दूसरी पीढ़ी ये हो गई। अब तीसरी बार जब इसको बोएंगे तो तीसरी बार हमने केवल औसत को बोकर देखा, ठीक है। जब उन्होंने औसत को बोया तो पता चला कि 50% लंबे हुए, 50% बोने हुए। इससे उन्होंने क्या सिद्ध किया कि तीसरी जो पीढ़ी है उसमें सेम टू सेम गुण मिल गए प्रथम पीढ़ी वाले। प्रथम पीढ़ी में क्या थे, 50% लंबे लिए थे उन्होंने, 50% ही बोने लिए थे। उसके बाद में दूसरी पीढ़ी में वो औसत लंबाई वाले पौधे प्राप्त किए, फिर औसत पौधे को बोया, वापस से उन बीजों को बोया, तो 50% तो औसत मिले, और 50% में 25% बोने, 25% लंबे मिले, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने औसत वालों को ही बोया, लंबे और बोने को नहीं बोया, ठीक है। इनको जब बोया तो उन्होंने प्राप्त किया कि 50% इनमें से लंबे थे और 50% बोने थे, जो कि ये दर्शाता था कि तीसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी अपन इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। मेंडल ने लंबे पौधे और बोने पौधे वाले मटर के बीजों को एक साथ बोया, फिर उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किए उनमें देखा गया कि प्राप्त होने वाली अगली पीढ़ी के पौधे संकर या औसत लंबाई के पौधे थे। फिर उन्होंने इन बीजों को दोबारा से बोया, ठीक है। तब प्राप्त होने वाली जो अगली पीढ़ी के पौधे थे उनमें से 50% संकर पौधे और 25% लंबे और 25%
बौने पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो 50% संकर प्राप्त हुए थे उसको तीसरी बार फिर बोया गया, तो उन्होंने प्राप्त किया कि उनमें से 50% लंबे और 50% बौने प्राप्त हुए, एक भी संकर पौधा प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार मेंडल ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी आते आते उनके जन्मजात या मौलिक गुण वापस प्रकट होने लग जाते हैं। इसी वजह से इसको मौलिकता का सिद्धांत कहा जाता है, या अपन ये कह सकते हैं मौलिक गुणों का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि भाई नानी के जो गुण हैं वो दोहिती में या नातिन में, तथा दादा के जो गुण हैं वो पोते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अर्थात तीसरी पीढ़ी में जो गुण हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये थी अपने तीनों सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत किससे संबंधित थे? ये तीनों सिद्धांत विकास क्रम के वंश क्रम संबंधी सिद्धांत थे। हमारा जो इससे पिछला जो टॉपिक था वो था वंश क्रम और वातावरण। तो वंश क्रम में से वंश क्रम हमने कंप्लीट कर लिया है, वंश क्रम को हमने देख लिया था, और मुख्य रूप से इसके सिद्धांत भी हमने देख लिए। सिद्धांत में क्या याद रखना है? बीज कोश के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयोग किस पे किए? चूहों पर किए। इसके प्रतिपादक कौन थे? बीजमैन थे। इसके अलावा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। प्रयोग किस पे किए? जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किए। और तीसरा जो सिद्धांत है वो मौलिक गुणों का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन थे? मेंडल थे, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया? मटर के दानों पर प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका वंशक्रम। अब अपन बात करते हैं वातावरण की। वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वात प्लस आवरण, अर्थात हम जिस परिवेश में निवास करते हैं इस परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है उन्हें वातावरण कहते हैं। ठीक है, आसपास के वातावरण को, आसपास के पर्यावरण को ही क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार इम्पोर्टेंट परिभाषा है इसकी कि हमारे चारों तरफ फैले हुए वे सभी तत्व जो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? वातावरण कहलाते हैं। इसके अलावा जिम्बर्ट ने एक परिभाषा दी है कि हमारे चारों ओर फैली वे सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाते हैं। वही सेम परिभाषा जिम्बर्ट ने दोहराई है। रोस के अनुसार बात करें तो वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली हुई उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बालकों को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारक है दोस्तों वो होता है उसका जन्म स्थान, कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, कैसी जलवायु में हुआ है। ठीक है, वो सब वहाँ पर प्रभावित करता है। दूसरी बात उसका जन्म क्रम, कि वो कौन से नंबर पर पैदा हुआ है। प्रथम और वह जो अंतिम क्रम का जो बालक होता है वो दोस्तों अपेक्षाकृत देखा गया है कि कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो जन्म क्रम है वो भी बच्चों का मायने रखता है, उसके विकास को प्रभावित करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी, यानी कि समाज का वातावरण कैसा है। ठीक है, इसके अलावा परिवार का वातावरण कैसा है, और मुख्य रूप से विद्यालय का वातावरण कैसा है। जब भी वातावरण की बात करेंगे तो विकास के क्षेत्र में तो समाज का, परिवार का और विद्यालय का तीनों ही वातावरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करती है विकास में। ये देखा गया है कि जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उनमें विकास तीव्र गति से या सक्षम रूप से हो जाता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें अधिकांशतः जो विकास होता है वो कम होता है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति भी अपने आप में मायने रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के जो आसपास जो लोग रहते हैं या जिनका निवास हुआ है वो अपेक्षाकृत काले होते हैं, जबकि जो कर्क रेखा से ऊपर या फिर मकर रेखा से नीचे जो होते हैं वो अपेक्षाकृत गोरे होते हैं, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में पैदा होते हैं। इसके अलावा मित्र मंडली भी काफ़ी इफेक्ट करती है बच्चे की, कि वो किस मित्र मंडली में कैसे उसके दोस्त हैं, ये सब मायने रखती है उसके विकास में। खेल का मैदान, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति खेल की एक्टिविटी में कितना भाग ले रहा है, ये भी उसके विकास पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है दोस्तों। इसके अलावा जो 10वां जो कारक है वो है पोषण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रश्न एक बार क्या आया था कि निम्न में से किन परिवारों में बच्चों का पोषण अच्छा होगा? ए ऑप्शन अमीर परिवारों में, बी मध्यवर्गीय में, सी गरीब में, डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा जो पोषण जो होता है वो डिपेंड करता है
कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, ठीक है, वो कैसा पोषण उसको दिया जा रहा है। लेकिन ये कभी भी मत आंकना आप कि अमीरों व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं वो अधिक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं या गरीबों के कम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समान रूप से अगर पोषण की बात करें तो जो पोषण होता है वो सभी परिवारों को मुख्य रूप से समान रूप से प्रभावित करता है। अगर अमीर का कोई बच्चा होगा और पोषण बिल्कुल भी नहीं ले रहा होगा तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर ही होगा। अगर कोई गरीब का बच्चा होगा अच्छे से पोषण खींच रहा होगा, प्रोटीन वगैरह ले रहा होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो विकास को अधिक प्रभावित करेगा, उसके विकास को अधिक प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, वंशक्रम और वातावरण अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे अभिवृद्धि की। तो इसको एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा। विकास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इनमें से ध्यान रखना कौन सा, आपको एक अलग से कोई ना कोई कारक वहाँ पर देगा। तो मुख्य कारक कौन से, जन्म स्थान है, जन्म क्रम है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जन्म क्रम भी प्रभावित करता है। समाज का, परिवार का, विद्यालय का वातावरण, शिक्षा प्रभावित करती है, भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है। आप जानते हैं मित्र मंडली, खेल मैदान और पोषण, ये सभी बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में वृद्धि और विकास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।